आपको दिखाई दे रहा है? तो देखो, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे कोई भी जो प्रोटीन होती है, उसकी जो फ़ोल्डिंग होती है ना, वो डिसाइड करेगी कि प्रोटीन का फ़ंक्शन क्या होगा, उसका नेचर क्या है। मतलब वो आगे चल के क्या काम करने वाली है, क्या फ़ंक्शन करेगी, ये डिसाइड होगा प्रोटीन की फ़ोल्डिंग से। मीन्स अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो सेल की ही कंपोनेंट बन जाएगी, मीन्स सेल का स्ट्रक्चरल पार्ट बन जाएगी, या फिर वो आगे जाके हार्मोन जैसे काम करेगी, या फिर वो आगे जाकर के एंजाइम के जैसा फ़ंक्शन करेगी। ये सब डिसाइड होगा कि प्रोटीन को किस तरह से फ़ोल्ड किया जाता है। तो यहाँ पर ये प्रोटीन का है ना, जो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना? दिस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अ चेन ऑफ एमिनो एसिड। तो सिंपली ये जो चेन होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या होता है, जब फर्दर ये चेन और कॉइल्ड हो जाती है, तो इस तरह से 2 ये या तो ये इस तरह से अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में हो जाएगी, ये हेलिकल फॉर्म में हो जाएगी, ऐसे कड़ी के जैसे, या फिर ये प्लेट के फॉर्म में हो जाएगी, शीट के फॉर्म में। इसको बीटा प्लेटेड शीट कहा जाता है और इसको हम लोग सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो प्राइमरी प्रोटीन अगर शीट के फॉर्म में हो गई तो हम उसको बीटा प्लेटेड शीट बोलते हैं, मतलब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाएगा, या फिर हेलिक्स के फॉर्म में हो गई तो इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। राइट? Could you please explain again? कौन है? हाँ जी, बिल्कुल। मैं ये बोल रहा था कि प्रोटीन, कोई भी जो प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, कई सारे लोग जॉइन कर रहे हैं, बार-बार जॉइन नहीं कर पा रहे। हाँ, तो देखो, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिसाइड करता है कि प्रोटीन की फंक्शनैलिटी क्या होगी, वो क्या आगे चल के फंक्शन करने वाला है। तो सिंपल एक चेन जैसी जो एमिनो एसिड की चेन होती है, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कह चुके हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था। ये जो सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसको हम प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस इज सीक्वेंस ऑफ ए चेन ऑफ एमिनो एसिड। इज सिंपल पॉलीपेप्टाइड एक चेन। उसके बाद फर्दर ये 2 तरह से फोल्ड हो सकती है, या तो अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में, या प्लेट के फॉर्म में, जिसे हम बीटा प्लेटेड कहते हैं। तो जब ये और फोल्ड हो जाती है हेलिक्स के फॉर्म में या प्लेट के फॉर्म में, मतलब शीट के फॉर्म में, तो इसको हम सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर बोलते हैं। लोकल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू हेलिक्स और शीट। तो जब ये हेलिक्स या शीट के फॉर्म में हो जाती है तो इसको हम सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो प्राइमरी प्रोटीन हो सकती है, सेकेंडरी प्रोटीन हो सकती है। थर्ड, ये जब शीट या हेलिक्स है ना, ये फर्दर और फोल्डेड हो जाती हैं, ये बीटा प्लेटेड शीट जो होती है और ज्यादा फोल्डेड हो जाती है, इसको हम टर्सरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो थे, ये दोनों 2D स्ट्रक्चर थे, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर थे। अब ये क्या होगा, ये 3 डायमेंशनल फोल्डिंग हो जाएगी। दिस इज 3 डायमेंशनल फोल्डिंग, है ना? पैटर्न ऑफ ए प्रोटीन ड्यू टू साइड चेन इंटरेक्शन। तो साइड साइड से बहुत सारी चेन इंटरेक्ट करके आपस में बॉन्ड बना करके, सल्फर बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना करके एक बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर फिर से फर्दर 3D में ये आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरमिंगल हो जाता है, और ये अल्फा और बीटा शीट्स मिलकर के टर्सरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर क्या होता है, और ज्यादा अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुआ तो उसको हम क्वाटरनरी प्रोटीन बोलते हैं, और ये रेयर होता है। तो नॉर्मली प्रोटीन के 3 ही फोल्डिंग पाई जाती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, जो नॉर्मल एग होता है, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। जो नॉर्मल एग होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, उसका यॉक प्रोटीन का बना होता है, और बाकी जो व्हाइट होता है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन का बना होता है। तो वो एक्चुअली प्राइमरी स्ट्रक्चर है, वो एक्चुअली टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जब उसको फ्राई पैन में डालते हैं और उसको हीट करते हैं, तो वो टर्सरी स्ट्रक्चर प्राइमरी में ब्रेक हो जाता है। यही कारण है कि जो एग लिक्विड फॉर्म में होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, फर्दर जब टर्सरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन क्रॉसिंग टू द मोर देन वन एमिनो एसिड चैन, है ना, प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन एमिनो एसिड चैन, दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो जब ये टर्सरी स्ट्रक्चर और फोल्ड हो जाते हैं, और फोल्ड होने के बाद एक से ज्यादा टाइप के एमिनो एसिड की चैन होती है, तो उसको हम क्वाटरनरी प्रोटीन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा, तो हीमोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन हमने नहीं पढ़ा अभी, शायद, हाँ नहीं पढ़ा। तो हीमोग्लोबिन देखो क्या है, तो मैं आपको बता दूं। जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन 2 चीज से मिलकर के बना हुआ है। एक तो हीम ग्रुप, जिसे आयरन बोलते हैं, और साथ में इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है उसे हम ग्लोबिन प्रोटीन बोलते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, ये एक्चुअली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स कम पाए जाते हैं। तो दीज आर द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्लियर है भाई? तो मैंने आपको प्रोटीन का नेचर बता दिया था, प्रोटीन कैसा होता है, अमीनो एसिड से मिलकर के बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, और ये टाइप ऑफ प्रोटीन हो गया। इसको आपको अपने नोट्स में नोट करना, और क्वाटरनरी में आप एग्जांपल लिख लीजिएगा।
क्या है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब आ जाते हैं। Yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? में Right. सर हाँ जी, सर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट कैसे बनती है? प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो आपस में इस तरह से फोल्ड हो जाती हैं, इसको हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। इनके बीच में, यहाँ पर बीच बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, सल्फर के 2 बॉन्ड पाए जाते हैं, इनको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बोलते हैं। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के बन जाने से इस तरह की हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है, दैट्स इट। और इसी के पैरेलली कई सारी चेन हो जाती है तो शीट का फॉर्म ले, रिबन शेप बन जाती है, वो शीट का फॉर्म ले लेती है। तो ये सब जो भी फोल्डिंग होती है डाइसल्फाइड ब्रिज की वजह से होती है, सल्फर ब्रिजेस इनको बोलते हैं। ठीक भाई, और किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, अब देखिए प्रोटीन के बाद नेक्स्ट आपके पॉलीसेक्राइड्स आते हैं, है ना। एनसीईआरटी आप साथ में रखिए, मैं उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी के सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूँ, साथ में आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आपका है पॉलीसेक्राइड, है ना। तो अब आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं? जिनको कि हम लोग नॉर्मली शुगर बोलते हैं, तो शुगर्स आर एक्चुअली पॉलीसेक्राइड्स। तो शुगर के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, है ना। तो पॉलीसेक्राइड हम लोग बोलते हैं शुगर्स को मेनली। अगर जैसे हम कॉमन जिनको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, तो पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, मैंने आपको एक बॉन्ड बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि शुगर के सिंपल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट के सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से एक बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, और हमने उस बॉन्ड को क्या बोला था? कौन बताएगा? शुगर के बीच में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, जल्दी बताओ। So glycosidic bonds. एग्जैक्टली, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। देखिए, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो हमने पढ़ा हुआ था। देखिए, तो यहाँ पर मोनोसैक्राइड और एक ये मोनोसैक्राइड, है ना, मतलब कि 2 मोनोमर मिलकर के एक डाइमर बना रहे हैं, जिसको हम डाइसैक्राइड कहते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज ग्लूकोज, तो ग्लूकोज दोनों मोनोसैक्राइड है, दोनों ग्लूकोज आपस में एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं। ये बॉन्ड बनाने में मैंने आपको बताया था कि इसका हाइड्रोक्सिल और इसका हाइड्रोक्सिल पार्टिसिपेट करता है। इन दोनों हाइड्रोक्सिल में क्या होता है? H2O निकल जाता है। तो यहाँ पर एक का OH और दूसरे वाले का सिर्फ H, ये निकल जाता है। और यहाँ पर देखिए, इन दोनों के बीच में सिर्फ ऑक्सीजन के थ्रू एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। इस तरह से शुगर की लंबी चेन बनती है। तो बहुत सारे मोनोसैक्राइड मिल करके डाइसैक्राइड बनाते हैं। फिर हम बोलते हैं कि वो ओलिगोसैक्राइड्स बनाते हैं। तो फिर उनको ओलिगोसैक्राइड कब बोला जाता है, या फिर पॉलीसैक्राइड कब बोला जाता है? तो जब बहुत सारे मोनोमर मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉलीसैक्राइड का फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, राइट। तो ग्लूकोज इसकी बेसिक यूनिट है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो हेडिंग डालेंगे पॉलीसैक्राइड। देखो, सैक्राइड एक लैटिन वर्ड है, सैक्राइड मींस होता ही है शुगर, ना, पॉलीसैक्राइड। ठीक है, नोट करेंगे। दे आर दी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दे आर दी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट which are formed by large number of which are formed by polymerization of large number of monosaccharide, large number of monosaccharide monomers. Polysaccharides, next point लिखेंगे, polysaccharides are number of large number of, क्या लिखा? large number of monosaccharide monomers. Next point, they are also known as glycans. They are also known as glycans.
ठीक है, इनको हम ग्लाइकन्स, कॉमनली इनको हम ग्लाइकन्स भी कहते हैं। अब आ जाते हैं कि पॉलीसेकेराइड के नेचर पढ़ लेते हैं। ये वाला जो बॉन्ड है तो इसका एक जनरल फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, है ना, पॉलीसेकेराइड कैसे बनते हैं। तो देखो यहां पर क्या होता है, तो हमने ये पढ़ा कि इसका मोनोमर क्या है, मोनोमर क्या है, ग्लाइकन्स या पॉलीसेकेराइड का मोनोमर क्या है, ग्लूकोज, है ना। तो ग्लूकोज क्या है, ये सिंपल शुगर है, सिंपलेस्ट शुगर है ना। ये सिंपलेस्ट शुगर है। तो इसका जनरलाइज फॉर्मूला देखते हैं। इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला देखते हैं। देखिए C6H12O6, ये किसकी बेसिक यूनिट हो गई, मतलब ग्लूकोज की यूनिट हो गई। और ये कितनी भी यूनिट हो सकती है, बहुत सारी यूनिट हो सकती है। तो इसको हमने क्या बोला, ये मोनोसेक्राइड हो गई हमारी, मोनोसेक्राइड्स। अब ये मोनोसेक्राइड क्या करती है, पॉलीमराइज हो जाती है ना, आपस में एक दूसरे के साथ जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं इसी तरह से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते जाएंगे और एक लंबी सी चेन का फॉर्मेशन करेंगे, और इस तरह से ये एक पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब पॉलीसेक्राइड का जनरलाइज फॉर्मूला क्या होगा, C6H10 C6H10O5 और जितने भी n नंबर ऑफ, है ना, तो ये n नंबर ऑफ जो मोनोमर थे वो आपस में जुड़ करके n नंबर मोनोमर मिल करके एक लंबी सी चेन बनाते हैं। ये जनरलाइज फॉर्मूला हुआ पॉलीसेक्राइड। सर ये वाला पार्ट दोबारा बता दीजिए, नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, फिर से बता देता हूँ। देखिए ना, यहाँ पर n की जगह 4 ले लो, तो यहाँ पर मान लेते हैं 4, 5 लेते हैं, तो 5 मोनोमर थे, मतलब 5 ग्लूकोज थे, आपस में सब 5 ग्लूकोज आपस में अटैच हो जाएंगे। जब 5 ग्लूकोज अटैच हो जाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा C6H10O5। आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो, पता लग जाएगा कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन है, राइट। और यहाँ पर आगे जाकर के तो ये जो बना जाकर के, मतलब ये 5 ग्लूकोज के मिलने से जो प्रोडक्ट बना उसको हम पॉलीसेक्राइड बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर n नंबर ऑफ H2O निकलेंगे, मतलब कि कितने H2O निकलेंगे, अगर हमने 5 मोनोसेक्राइड्स को अटैच किया हुआ है या 5 मोनोसेक्राइड्स को मिलाया है और मिला करके एक पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन किया है, तो यहाँ पर 5 वाटर के मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे, ठीक है। तो एक जनरलाइज फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए। Yes. ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड हो गया, एक मिनट। अब देखो यहाँ पर तो एक मिनट होल्ड कर, आप देखेंगे कि आपके एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया है, पॉलीसेक्राइड, है ना, ठीक। तो पॉलीसेक्राइड मैंने लिखा दिया क्योंकि ये आपसे स्कूल में भी पूछा जाएगा और ये आपके नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो प्रोटीन में तो मैंने आपको जैसे जैसे एक्स्ट्रा बताया, पहले तो मैंने आपको बताया प्रोटीन कैसे बना होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, और मैंने आपको एडिशनली ये भी बताया कि कितने टाइप से प्रोटीन के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टररी, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड भी मैंने आपको बताया कि मोनोसेक्राइड के मिलने से पॉलीसेक्राइड बनते हैं, है ना। और पॉलीसेक्राइड में दो मोनोमर के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। जब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, जितने मोनोमर्स मिलेंगे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होंगे। तो अगर यहाँ पे 5 मोनोमर्स मिल रहे हैं तो 5 वाटर के मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे, राइट। अब देखिए आगे की कहानी पे आ जाते हैं, आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब आगे की बात क्या है कि यहाँ पर देखें एक और चीज एडिशनली, तो यहाँ पर जो पॉलीसेक्राइड क्या है, अच्छा एग्जांपल पहले मुझे आप बताओ, पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल कोई बताएगा, एग्जांपल ऑफ पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल बताइए। स्टार्च। हाँ स्टार्च हो गया, स्टार्च। एंड द मोस्ट abundant polysaccharide on the earth is सेल्यूलोज। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो पॉलीसेक्राइड इस अर्थ में वो सेल्यूलोज,
प्लांट की सेल वॉल इसी से बनी होती है। ये सब बातें हम लोग सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो पॉलीसेकेराइड एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग एक छोटी सी डाल दिए, कार्बोहाइड्रेट। कुछ एडिशनली आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, मैं यहीं तक सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन एडिशनली पढ़ाने का मतलब ये है कि आपका नीट का पेपर जो होता है, देखो अब आपको बताता हूँ, मतलब कई सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि सर थोड़ा ज्यादा पढ़ा देते हैं, ठीक है। ये उन लोगों का को मैं बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आप अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए और अपने सामने रख लीजिए, ठीक है। बायोमोलिक्यूल में आपको सिर्फ दे रखा है पॉलीसेकेराइड, और आप देखिएगा नीट के पुराने पेपर निकालिएगा, कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसेक्राइड, साफ साफ दिया एग्जांपल के साथ में। ओलिगोसेक्राइड कौन से, डाइसेक्राइड कौन से, कहीं पे भी मेंशन नहीं है ओलिगोसेक्राइड क्या चीज होती है, आपके एनसीईआरटी में कहीं पे भी नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी से नीट का पेपर आता है, ठीक है ना, आई एम नॉट एट ऑल एग्री विद देम। ज्यादा ना पढ़ना पड़े, ज्यादा ना पढ़ाना पड़े, सिर्फ इसलिए लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पेपर आता है। मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी से आता है। 70%, 60%, मैक्सिमम 70% यू विल गेट फ्रॉम एनसीईआरटी, बट फॉर 30% क्वेश्चंस व्हिच आर आउट ऑफ द एनसीईआरटी, उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। तो आइए कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे कार्बोहाइड्रेट। देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज होती है, कोई बताएगा कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, अगर कोई भी जनरल फॉर्मूला है ना, तो हम ये भी नहीं कह सकते कार्बोहाइड्रेट को हम लोग जनरल लैंग्वेज में शुगर कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और शुगर बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर, लेकिन हर शुगर स्वीट नहीं होती, ठीक है। फिर कैसे पहचानेंगे शुगर है नहीं है। तो हमने क्या किया कि केमिस्ट्री की थोड़ी सी हेल्प की। तो बायोलॉजी कहती है थोड़ी सी केमिस्ट्री की हेल्प ले ली जाए। एक जनरलाइज फॉर्मूला है, अगर कोई भी कंपोनेंट, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उस जनरलाइज फॉर्मूला को फॉलो करता है तो फिर वो शुगर ही है, ठीक है। कैसे, तो जनरलाइज फॉर्मूला क्या है, CN, ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है, CnH2O होल है, ठीक है। चाहे आप यूं बोले या फिर इसको हम जनरलाइज फॉर्मूला के फॉर्म में एक और लिख सकते हैं, CH2O होल है। तो अगर कोई भी जनरलाइज फॉर्म, कोई भी फॉर्मूला, किसी भी शुगर मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला इस पैटर्न में है या उस फॉर्मूले को फॉलो करता है तो शुगर ही, ठीक है। तो हम शुगर को ऐसे पहचानते हैं, तो नोट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आर the polyhydroxy, carbohydrates are the polyhydroxy aldose ketoses, aldose ketoses and aldose ketoses and their condensation product and their condensation product and their condensation product, full stop. They constitute major part of the dry weight of plant. They constitute the major part of dry weight of plant. ड्राई वेट ऑफ प्लांट का मतलब होता है कि किसी भी प्लांट में से पूरा का पूरा वाटर रिमूव कर दिया जाए, उसको डिहाइड्रेट कर दिया जाए, उसके बाद जो भी वेट बचता है उसको हम ड्राई वेट बोलते हैं। उस ड्राई वेट का 80% पार्ट कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। नोट करेंगे, दे कॉन्स्टिट्यूट, और इसको अंडरलाइन भी करेंगे, दे कॉन्स्टिट्यूट अप टू 80%, they constitute up to 80%, they constitute up to 80% of the dry weight of, they constitute up to 80% of the dry weight of plant. Next point, carbohydrates, सर ड्राई वेट दोबारा बता दीजिए।
दे कॉन्स्टिट्यूट अप टू 80% ऑफ। अच्छा, ड्राई वेट होता क्या है ये बताना है। ड्राई वेट का सिंपल सा मतलब है कि आप अपना कोई सूप लेकर के आते हैं, मार्केट से सूप लेकर के आते हैं, है ना। तो आप वेज सूप लेकर के आए, तो जब वेज सूप लेकर के आते हो तो आप सूप खोलते हो, पाउडर के फॉर्म में होता है। उसमें मटर भी पड़ा होता है, थोड़ी सी कैरेट भी पड़ी होती थी, गार्लिक भी पड़ा होता है, लेकिन वो सब डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, वही ड्राई वेट है। तो ड्राई वेट है जब किसी भी प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट से पूरा का पूरा वाटर रिमूव कर दिया जाता है, तो वो जो पार्ट बचता है उसको हम ड्राई वेट कहते हैं। तो जैसे कि अदरक होती है, जिंजर, तो जिंजर को स्पाइसेस के फॉर्म में यूज किया जाता है, तो क्या करते हैं उसको सुखा देते हैं, डिहाइड्रेट कर देते हैं, डिहाइड्रेट करके पैक कर देते हैं, वो कभी खराब नहीं होती, तो वो उसका ड्राई वेट हो गया, दैट इज अ ड्राई वेट ऑफ जिंजर। नेचुरल जिंजर जो हमने लिया था वो प्रॉपर वेट है ना। तो 50 ग्राम थी वेट, हमने उसको डिहाइड्रेट कर दिया डिहाइड्रेटर में डाल करके, अब वो जो पार्ट बचा वो हार्डली बचेगा 5 ग्राम और 10 ग्राम, वो ड्राई वेट है। कार्बोहाइड्रेट्स आर also called saccharides. Carbohydrates are also called saccharides. तो कार्बोहाइड्रेट को हम सैक्राइड्स कहते हैं। अब देखो, नोट करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को हमने कितने टाइप में डिवाइड किया है? यहाँ पे इसकी बेसिक जो मोनोमर है वो हमें पता है ग्लूकोज, है ना। तो देखो, सबसे पहले आते हैं मोनोसैक्राइड, आपने सबने पढ़ रखा होगा, नाम जरूर सुना होगा, मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड, तो मोनोसैक्राइड्स क्या होते हैं देखिए, नोट करिए। दे आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट मोनोमर। They are the simple carbohydrate monomer which cannot be carbohydrate. They are simple carbohydrate. They are simple carbohydrate monomer which cannot be broken into smaller component, which cannot be broken into smaller component. Full stop. They have general formula CnH2nOn. They have general formula CnH2nOn. Next point. They are made up of 1 to 8 carbon atom. They are made up of 1 to 8 कार्बन एटम। मतलब कि यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी, n की वैल्यू 1 से 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं कहता हूं कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज है C6H12O6, तो यहाँ पर कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, तो n की वैल्यू 6 है। तो ये क्या है, एक तरह से क्या है, ये एक तरह से मोनोसैक्राइड है, राइट। तो मोनोसैक्राइड जो भी होते हैं उनमें इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1 to 8 के बीच में कार्बन एटम से मिलकर के बने हुए। क्लियर है? Yes. ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया मोनोसैक्राइड का, ग्लूकोज इसका एग्जांपल हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पेंटोज शुगर, तो पेंटोज शुगर कितने कार्बन से मिलकर बनी होगी, 5 कार्बन, है ना। तो पेंटोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H2n H10 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, है ना। तो पेंटोज शुगर, हमारा जो डीएनए होता है वो पेंटोज शुगर से मिलकर बना होता है। तो ग्लूकोज क्या है, मोनोसैक्राइड, पेंटोज क्या है, मोनोसैक्राइड। क्लियर है सबको?
ठीक है, और ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये तो आपको पता है। और इसी में लिखिए, फ्रक्टोज इज, ये क्वेश्चन भी बहुत बार घिसा पिटा हुआ नीट का क्वेश्चन है। फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, fructose is the sweetest of all naturally occurring sugar. Fructose is the sweetest of all naturally occurring sugar. Full stop. It is also called, underline करेंगे, it is also called a fruit sugar. It is also called fruit sugar. फ्रक्टोज पाया कहाँ जाता, कौन बताएगा मेरे को? सर पाया कहाँ जाता है, क्या मतलब? One means what is the source of fructose for us? सर शुगर केन सब में। तो फ्रक्टोज थोड़ा ना है, फ्रक्टोज वो तो सुक्रोज है, सुक्रोज सबसे मीठा नहीं होता है, फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है। और सुक्रोज इज अ बैड शुगर, वो हमारे लिए हार्मफुल है। फ्रक्टोज इज वन ऑफ द बेस्ट शुगर। चलो मैंने आपको हिंट भी दे दी। फिर हनी में एग्जैक्टली हनी में पाया जाता है, हनी में फ्रक्टोज पाया जाता है। हनी में फ्रक्टोज, सुक्रोज और लेवुलोज तीनों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है ओलिगोसैक्राइड। ओलिगोसैक्राइड तो पहले हो गए हमारे मोनोसैक्राइड्स और फिर क्या हो गया ओलिगोसैक्राइड। ओलिगोसैक्राइड्स they are formed by condensation of, Sir, could you please repeat again? they are formed by condensation of 2 to 9, they are formed by condensation of 2 to 9 monosaccharide. They are formed by condensation of 2 to 9 monosaccharide. तो 2 to 9 मोनोसैक्राइड मिलकर के क्या बनाती हैं? ओलिगोसैक्राइड्स। ठीक है, ओलिगोसैक्राइड्स can be called, oligosaccharide can be called compound carbohydrate। क्यों भाई? क्योंकि कई सारे मोनोसैक्राइड की चेन के मिलने से बने। ओलिगोसैक्राइड्स आर कॉल्ड कंपाउंड मोनोसैक्राइड्स, है ना। एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो अभी आप बोल रहे थे सुक्रोज, शुगर केन वाली, तो सुक्रोज भाई साहब मोनोसैक्राइड नहीं है। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज ओलिगोसैक्राइड है। लैक्टोज कहां पाई जाती है? लैक्टोज शुगर, डेयरी हाँ, प्रोडक्ट्स में। लैक्टोज शुगर मिल्क प्रोडक्ट में पाई जाती है। मिल्क किसी की वजह से मीठा होता है, तो लैक्टोज भी क्या है? ओलिगोसैक्राइड, है ना। लैक्टोज हो गया, और इतना ही लिख के रखिए, दिस वाज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, द स्मॉलेस्ट and most common oligosaccharide are disaccharide. Sir, could you please repeat again? Surat, your net is not working properly, I think. Yes, sir. The smallest and the most common oligosaccharide, the smallest and most common oligosaccharide is sucrose. It is also known as cane sugar. It is also known as cane sugar. इसी को हम लोग केन शुगर कहते हैं। लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा केन शुगर से नहीं निकालते सुक्रोज। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सुक्रोज निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है? बीट रूट से निकाला जाता है ना। बीट रूट से सबसे ज्यादा शुगर बनाया जाता है और वो हेल्दी भी होता है। ठीक है, तो दो ग्लूकोज के बनने से मिलने से क्या मतलब, ये सुक्रोज का फॉर्मेशन। नेक्स्ट,
एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर माल्टोज कौन से टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आता है? माल्टोज इसी में आएगा, ओलिगोसैकेराइड में आएगा। ओके सर। माल्टोज इज अ टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड। ठीक, तो नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड, है ना। ओलिगोसैकेराइड हो गया। तो देखो हमने क्या पढ़ा, मोनोसैकेराइड पढ़ा और ओलिगोसैकेराइड पढ़ा, डाइसैकेराइड इसी में आ गए। और फिर हमने क्या पढ़ा, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मैं आपको थोड़ी देर पहले बता ही चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए पॉलीसैकेराइड, वो तो आप पढ़ ही चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको पॉलीसैकेराइड पढ़ा चुका हूँ। तो ओलिगोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड दिस वाज मिसिंग इन एनसीईआरटी, जो कि मैंने आपको करवा दी, ठीक है, क्लियर है। लेकिन आपके स्कूल वाले आपसे सिर्फ पॉलीसैकेराइड ही पूछेंगे, रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि वो एनसीईआरटी तक ही उनका लाइक क्राइटेरिया रहता है और एनसीईआरटी से ही वो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, राइट। और बोर्ड में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नीट में ये भी बहुत बार पूछा गया और बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पूछा गया क्वेश्चन। द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन द अर्थ, बताएगा कोई? द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन द अर्थ। अरे ध्यान से नहीं सुनते उसका उत्तर, मैं तो बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। सेल्यूलोज। ऑब्वियसली सेलुलोज, ठीक है, नोट कर लो। सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट, सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट polysaccharide, cellulose is the most abundant carbohydrate on the earth, है ना। तो ये चीज हो गई, राइट। तो मैंने आपको प्रोटीन बता दिया, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट बता दिया। किसी को कोई डाउट हो बताओ, पूछो, एनी डाउट? नो सर। चलो हम पूछ लेते हैं फिर। काइटिन क्या है? व्हाट इज काइटिन? नोट कर लो फिर इसी बात। कहाँ पाया जाता है? फंगस की जो सेल वॉल होती है, कोई अगर चीटिन पढ़ता हो तो गलत है, चीटिन में इसको नहीं पढ़ते, काइटिन पढ़ते हैं, ठीक है, CHITIN, काइटिन। तो फंगस में सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी हुई। फंगस की जो सेल वॉल होती है, तो फंगल सेल वॉल जो होती है, फंगल सेल वॉल ये बनी होती है काइटिन की, नोट करेंगे, काइटिन। फंगल सेल वॉल is made up of chitin. It is a type of polysaccharide. It is a type of polysaccharide. Next, ग्लाइकोजन बताओ, बोले भाई ग्लाइकोजन किधर पाया जाता है? सर रिजर्व फूड इन ह्यूमन। हाँ, कहाँ पर रिजर्व फूड होता है इसमें? ह्यूमंस। हाँ, ह्यूमंस में। देखो हम लोग क्या करते हैं, अब आपको कहानी पूरी समझ में आ जाएगी और डाइजेशन पढ़ोगे तो आपको और इजी समझ में आएगा, लेकिन प्रोवाइडेड आपको अभी तक जो मैंने बताया, जो हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ रहे हैं, वो आपके ब्रेन में बिल्कुल एकदम फीड होना चाहिए। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं। ब्रेड क्या है? ग्रेन्स का स्टार्च, ग्रेन से निकला हुआ स्टार्च। और स्टार्च क्या है? हमने खाया पॉलीसैकेराइड। हमने रोटी खाई मतलब हमने पॉलीसैकेराइड खाया, वो हमारे पेट में गया, स्टमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया और एंजाइम्स ने उसको तोड़ करके किसमें ब्रेक कर दिया? उसको मोनोमर में ब्रेक कर दिया, तो मतलब ग्लूकोज में ब्रेक कर दिया। ग्लूकोज हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाने के बाद जो ग्लूकोज हमें रिक्वायर्ड होता है, जितना हमारी बॉडी के लिए, वो तो ब्लड में रह जाता है और सभी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ब्लड जाकर के ग्लूकोज ब्लड में डिसॉल्व है, तो खाना खाने के बाद ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और वो ग्लूकोज पूरी बॉडी में जाकर के, है ना, पूरी बॉडी में जाकर के सभी सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसके बाद भी ब्लड में कुछ एक्स्ट्रा ग्लूकोज रह जाता है। जो ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज रह जाता है, तो ग्लूकोज तो मोनोमर है, मतलब मोनोसैकेराइड है, तो वो ग्लूकोज हमारे लिवर में जाता है। लिवर क्या करता है? ग्लूकोज को फिर से पॉलीसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारी बॉडी में स्टार्च नहीं कन्वर्ट होता है, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? ग्लाइकोजन में। नोट करेंगे, ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन इज कॉल्ड
animal starch. Full stop. Food, the carbohydrate stored in our liver, carbohydrate stored in our liver in the form of glycogen, नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड दे रखा है एनसीईआरटी में, तो आइए अब न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं। तो देखो न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या चीज होती है, किसको किसको हम लोग काउंट करते हैं। चलो न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, देखिए। तो पहले मैं आपको बता दूं न्यूक्लिक, तो हेडिंग डालेंगे न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड की कैटेगरी में दो आते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए को हम लोग कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए को हम लोग कहते हैं सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो देखो ये डीएनए और आरएनए, इसका अगर हम लोग केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो ये केमिकली किन किन चीजों से मिलकर के बने हुए, ठीक है। तो देखो पहली बात मैं बता दूं आपको, बड़ा सिंपल सी बात है, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस है ना, समझिए। पहले दोनों नोट करिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। मैं आपको थोड़ा सा फिर बताता हूँ कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। देखो तो पहले मैं आपको बेसिक यहाँ समझा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो डीएनए क्या होता है, एक इस तरह की हेलिक्स होती है और दूसरी एक ऐसी ही और हेलिक्स। तो दो हेलिक्स मिलकर के, है ना, तो यहाँ से दो हेलिक्स हो गई, तो एक ये हेलिक्स हो गई ये, और दूसरी ये हेलिक्स हो गई, है ना। तो सॉरी, एक ये हेलिक्स हो गई और दूसरी ये हेलिक्स हो गई, ये वाली। तो इस तरह से दो हेलिक्स से मिलकर के डीएनए बना। इसीलिए हम ये कहते हैं कि डीएनए कैसा स्ट्रक्चर है, तो हम डीएनए को कहते हैं इट इज डबल हेलिकल। क्या है? डबल हेलिकल। तो डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ऊपर से ये जो आपको स्ट्रिप दिखाई दे रही है, इन स्ट्रिप को हम कुछ नाम देते हैं, इन्हें कहते हैं स्ट्रैंड। तो यहाँ पर एक ये स्ट्रिप रन कर रही है और एक इसी के पैरेलली दूसरी स्ट्रिप रन कर रही है। तो डीएनए दो हेलिक्स से बना है, तो एक ये हेलिक्स हो गई और एक ये हेलिक्स हो गई, है ना, दो कड़ियों से मिलकर के बना है। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, उसमें दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं। तो डीएनए डबल हेलिकल और डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बीच बीच में, डीएनए के बीच बीच में यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 वो पहले वाली हेलिक्स में और 5 ही दूसरी वाली। तो डबल हेलिकल डबल स्ट्रैंडेड। और ये क्या है? ये नाइट्रोजनस बेस है ना, इनको हम न्यूक्लियोटाइड। तो कितने न्यूक्लियोटाइड है डीएनए में? 10। तो डीएनए 10 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना हुआ एक डबल हेलिकल और डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। किसी को कोई डाउट हो बताओ? ठीक है, अब आरएनए पे आ जाते हैं। आरएनए क्या चीज है? आरएनए थोड़ा सा अलग है। आरएनए कैसा होता है? आरएनए सिंपल इस तरह का स्ट्रक्चर। तो आरएनए में कितना स्ट्रैंड है? सिंगल स्ट्रैंड। तो कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड। और हेलिक्स है, हेलिकल फॉर्म में तो नहीं, ये तो स्ट्रेट है, सिंगल स्ट्रैंडेड नॉर्मली, है ना। और ये कैसा है? स्ट्रेट, है ना। तो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रेट स्ट्रक्चर। और इसमें काउंट नहीं है। ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर पाए जाते हैं। अभी देखेंगे पेयर का क्या मतलब होता है, कैसे पेयर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, पेयर नहीं पाए जाते। तो इस तरह से यहाँ पे इसमें दे आर न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे क्या होते हैं? लगे हुए होते हैं।
तो ये जो आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड। क्लियर है भाई सबको? अगर क्लियर है तो आप इसको नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। डीएनए बताता हूँ डीप में थोड़ा सा और जाकर के, डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता सर एक में न्यूक्लियोसाइड्स भी होता था ना? है। सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, आप पहले इसको नोट करो, मैं बताता हूँ। न्यूक्लियोसाइड क्या यस होता है, सर। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और ये हमारे 12th में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। तो रिप्रोडक्शन के बाद दूसरा जेनेटिक्स में है। तो जेनेटिक्स में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं। तब तक लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक बात बता दूँ। सर होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं? क्या? होमोपॉलीमर्स। सिंपल बात है, होमोपॉलीमर्स वो होते हैं जो एक ही तरह के पॉलीमर्स, ग्लूकोज से बनी हुई चेन्स को होमोपॉलीमर्स बोलेंगे। हेट्रोपॉलीमर्स जो एक से ज्यादा टाइप के, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, रेबोनोज, बहुत तरह के पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनेंगे, उनको हेट्रोपॉलीमर्स। ठीक है, नोट कर लिया सबने? देखिए, सर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं? ये मैंने बताया था, आप उसमें देखोगे इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल में दिया है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो ये वोलेटिन ब्लू करके एक डाई होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनकी बॉडी में रिटेन हो जाती है, वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं। और जिन बैक्टीरिया में वोलेटिन ब्लू जो डाई होती है वो रिटेन नहीं रह पाती है, उनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। और क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया हुआ था। आप वीडियो देखेंगे जिसमें कि या फिर अभी नोट नहीं करा। अभी नोट नहीं करा तो पुराने आप वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने मोनेरा पढ़ाया हुआ है, वहां पे मैंने प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया हुआ है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। सर उस डाई का नाम दोबारा बता दीजिए। वॉल्यूटिन ब्लू, वॉल्यूटिन ब्लू। इसी को क्रिस्टल ब्लू भी कहीं कहीं लिखा जाता है, वॉल्यूटिन ब्लू का। सर उसको प्लीज व्हाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं इसकी हाँ स्पेलिंग? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्रिश्चियन ग्राम ने इसको डिस्कवर किया। नोट कर लिया? यस यस सर। ठीक है, अब देख मैं आपको डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बताता हूँ। Structure of DNA. देखिए, अब क्या है कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, तो आप हेडिंग डालेंगे डीएनए स्ट्रक्चर। ये डीएनए का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर क्या है आप देख पा रहे हैं, ये एक डीएनए नहीं, यहाँ पे दो डीएनए दिखाए गए, आप देख पा रहे हैं दो डीएनए। तो एक डीएनए ये हो गया जो ऊपर आप देख पा रहे हैं, और दूसरा डीएनए जो आप देख पा रहे हैं ये दूसरा डीएनए है ना। ये जो एक डीएनए होता है, इस डीएनए की, हालांकि इट इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर, मैं आपको बता देता हूँ। इस डीएनए की जो लेंथ होती है दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। तो 34 एंगस्ट्रॉम इसकी एक लेंथ होती है। इस 30 तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो हेलिक्स हैं, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लिखवा ही दिया है, दिस इज डबल हेलिकल, डबल स्ट्रैंडेड, और बीच में आप यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पाए जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो बेल्ट की तरह रन कर रहा है, इसमें एक एंड पे 3 प्राइम एंड होता है और दूसरे वाले एंड पे 5 प्राइम एंड। अब अगर यहाँ पे 3 प्राइम एंड हो तो ये वाला 5 प्राइम एंड होगा और ये 3 प्राइम एंड।
मतलब कि एक रिबन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो दूसरा वाला रिबन इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी पैरेलल होते हैं। तो आप यूं समझ लीजिए कि दो पोल हैं, है ना, दो इस तरह के पोल्स हैं। मतलब हाँ जी, प्राइम एंड मैं अभी बता रहा हूँ, मैं पूरी पूरी बात पहले समझो फिर आप पूछिएगा। देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से आप लोग समझिए, पहले पूरा एकदम 100% समझिए, उसके बाद बताइएगा। देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बहुत बेसिकली, बहुत लेमैन लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी में दो डंडे हैं, उस डंडे में मैंने ऊपर की तरफ यहाँ पे लिखा है 5 दोनों तरफ और यहाँ पे लिखा है 3। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से एक जो पोल है उसको ऑपोजिट कर देता हूँ, तो इस वाले का 3 एंड, इस वाले का 5 एंड, इस वाले का 3 एंड और इस वाले का 5 एंड, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इनको हम लोग बोलते हैं क्या, सुगर फॉस्फेट बैकबोन बोलते हैं, है ना, जिसको मैंने स्ट्रैंड कहा, तो इस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, सुगर फॉस्फेट बैकबोन कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, सुगर फॉस्फेट बैंड बैकबोन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड कहते हैं। तो मैंने आपसे कहा डीएनए में दो स्ट्रैंड, है ना, मतलब दो इस तरह के ये पोल्स जैसे रन कर रहे हैं, तो डीएनए क्या है, दिस इज डबल स्ट्रैंड। लेकिन क्या है कि दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो मैं कहता हूं दे आर एंटी पैरेलल। तो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड एंड एंटी पैरेलल, है ना। तो डीएनए में दो सुगर की बैकबोन बनी हुई है, आप देखो ये किससे बना हुआ है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब सुगर कौन सी है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि डीएनए में जो सुगर है, इस सुगर को हम कहते हैं पेंटोज सुगर। क्या कहते हैं, पेंटोज सुगर। तो डीएनए पेंटोज सुगर से मिलकर बना। अब ये पेंटोज सुगर क्या है, ऑब्वियसली हमें पता चला गया कि एक तरह की मोनोसैकेराइड है और 5 कार्बन से मिलकर के बनी। देखिए तो जो पेंटोज शुगर होती है उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए, हो गए ना, 1 2 3 4, सॉरी 4 एंड दिस इज 5, तो यहाँ पे 5 कार्बन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जिधर की तरफ 5 कार्बन है इसको हम 5 प्राइम एंड बोलते हैं, और जिधर की तरफ 3rd कार्बन इसको 3 प्राइम एंड बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाले स्ट्रैंड में शुगर कैसे लगी है, इस तरह से लगी हुई है। ऊपर की तरफ कौन सा कार्बन है, 5, नीचे की तरफ कौन सा कार्बन है, 3 प्राइम। क्या मेरी बात समझ में आई, बोलो भाई। सर एक और बार समझा। देखो छोड़ो, ये वाला स्ट्रक्चर नोट कर लो पहले और अब डिटेल में समझाते हैं। तो ये डीएनए का जो ये आपको स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है ना, ये जो पैरेलल रन कर रहा है, पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर करना है नोट। बिल्कुल बेटा, पेंटोज शुगर का ये पूरा स्ट्रक्चर नोट करना है, पूरे का स्क्रीनशॉट लेके आपको पूरा नोट करना है। देखो पहले मेरी बात पूरी समझते जाओ। ये डीएनए की जो बैकबोन है, आपको ये जो ब्लू ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, स्काई ब्लू कलर की, इसको हमने स्ट्रैंड कहा। ये स्ट्रैंड कितने हैं, 2 स्ट्रैंड। तो डीएनए में कितने स्ट्रैंड पाए जाते हैं, 2 स्ट्रैंड, तो मैंने लिख दिया डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट रन कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि कैसे हैं, एंटी पैरेलल हैं। फिर ये जो स्ट्रैंड है बने किस चीज से, 2 चीज से मिलकर बने, शुगर से और फॉस्फेट से। कौन से शुगर से मिलकर बने हैं, पेंटोज शुगर से। और फॉस्फेट क्या है, फॉस्फेट की अगर बात की जाए तो फॉस्फेट है H3PO4, ठीक है। तो डीएनए की जो बैकबोन है वो शुगर से मिलकर बनी, डीएनए की वो 2 चीज से मिलकर बनी है, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से। अब डीएनए के बीच बीच में जिनको मैंने कहा ये क्या है, ये बेस पेयर। ये बेस पेयर कितने टाइप के होते हैं, तो ये बेसिस के पेयर है, मतलब 2 बेस है एक साथ में, बेस पेयर, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। तो ये एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी के जो 2 डंडे हैं वो क्या है, स्ट्रैंड है। और सीढ़ी में कितने डंडे हैं, 2 डंडे हैं, तो 2 स्ट्रैंड हो गए। तो हमने बोला डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। फिर हमने कहा कि दोनों जो डंडे हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो मैंने कहा दे आर स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। फिर मैंने कहा कि डीएनए में तो एक सीढ़ी है मेरी,
उस सीढ़ी में सिर्फ 10 डंडे ऐसे लगे हुए हैं हॉरिजॉन्टली, है ना, तो 10 इस तरह के स्पोक्स लगे हुए हैं। तो उनको मैंने, वो जो स्पोक बने हैं वो किस चीज के बने हुए हैं? दे आर नाइट्रोजन बेस। अब वो क्या है? वो पेयर में है, नाइट्रोजनस बेस पेयर। तो नाइट्रोजन बेस पेयर कितने तरह के हो सकते हैं? नाइट्रोजन बेसेस 4 के तरह के हो सकते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। हमेशा एडेनिन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा क्या? थाइमिन। और हमेशा ग्वानिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन। तो हमेशा ए के सामने टी आएगा और हमेशा सी के सामने जी आएगा। तो इस तरह से दो दो बेस पेयर यहां पर जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। अब बताओ कहां पे क्रॉस क्वेश्चन? अब बताओ जहां पे ना समझ में आया। यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट? अभी और क्लियर करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और यहां तक जिसको ना समझ में आया वो बताए मेरे को। जिसको कहीं पे कोई डाउट हो पूछिए। तो डीएनए किस किस चीज से मिलकर बना है? आरएनए भी इन्हीं चीजों से मिलकर बना हो। तो डीएनए किससे किससे मिलकर बना, बताइए भाई। sugar and phosphate. बस डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना। पहला शुगर, दूसरा फॉस्फेट और तीसरा क्या है? नाइट्रोजन बेस पेयर भी तो है। देखिए ये जो बैकबोन बनी हुई है इसकी है शुगर फॉस्फेट की बनी है, और बीच बीच में जो डंडे लगे हुए क्या है? नाइट्रोजन बेस पेयर के। तो मैंने बताया, मैंने आपसे सिर्फ इतना एडिशनली आपको बताया कि शुगर में, डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? Pentose. पेंटोस शुगर, ठीक है। फॉस्फेट तो ऑब्वियसली फॉस्फेट ही होता है। नाइट्रोजन बेस कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप। कौन कौन से हैं? एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, थाइमिन और साइटोसिन। अब बोलो क्लियर है? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने इसका? एक हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं और डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ आपको अभी और क्लियर। तो 3 प्राइम एंड क्या है, 5 प्राइम एंड क्या है। पेंटोज का स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया ना? नीचे की तरफ 3rd Yes, नंबर वाला sir. कार्बन है। मैंने कहा नीचे की तरफ, तो पेंटोज शुगर ऐसे है, तो मैंने कहा ये 3rd वाला कार्बन है और ये ऊपर 5th वाला कार्बन है। तो मैंने इसको बोला 3 प्राइम एंड और इसको बोला 5 प्राइम एंड, ठीक है। तो इस शुगर का जो मुंह है वो 5 प्राइम एंड है, शुगर की जो पूंछ है, टेल है, वो क्या है? 3 प्राइम एंड। क्लियर है? सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. चलो अब मैं और डिटेल में बताता हूँ। अब देखो इससे ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं हो सकता। देखो ये डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ये क्या चीज है? पेंटोज शुगर है? बोलो हाँ कि ना। है पेंटोज शुगर? ऊपर Yes, की sir. तरफ कौन सा कार्बन है? 5th कार्बन है, तो मैंने इसको क्या बोला? 5 प्राइम एंड, ठीक है। नीचे की तरफ क्या है? 3। फिर ये दूसरी शुगर है। दोनों शुगर आपस में किससे जुड़ी हुई हैं? Phosphate. फॉस्फेट से। तो यहां पर देखो जो आखिरी वाला जो शुगर है उसका कौन सा कार्बन है? नीचे की तरफ कौन सा कार्बन है? 3rd कार्बन ही तो है। Yes, sir. तो मैंने इसको 3 प्राइम एंड कह दिया। अब ऊपर वाला जो अपोजिट साइड वाला स्ट्रैंड है वो भी शुगर फॉस्फेट से, लेकिन यहाँ पे शुगर का मुंह है उल्टा। तो ऊपर की तरफ कौन सा कार्बन आ रहा है? 3rd वाला कार्बन आ रहा है। तो यहाँ पे अगर 5 प्राइम एंड है तो इस तरफ कौन सा प्राइम एंड होगा? 3 prime end. 3 प्राइम एंड। अब देखो आखिरी वाला जो शुगर होगा उसका कौन सा प्राइम एंड होगा? 5 prime end. 5 प्राइम एंड। यही मतलब वो 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड का। तो वही मैंने सिंपली कहा कि अगर इस वाले स्ट्रैंड में 5 प्राइम एंड है तो नीचे की तरफ क्या होगा? 3 प्राइम एंड।
और इसमें अगर यहाँ पे 5 प्राइम एंड तो ऊपर की तरफ क्या होगा 3 प्राइम एंड, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो मैंने कहा एंटी पैरेलल है। क्लियर है भाई, बोलो। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे एक सुगर, दूसरी सुगर, तीसरी सुगर, तो सुगर आपस में फॉस्फेट से जुड़ी हुई है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि सुगर आपस में ये जिस बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो बीच में फॉस्फेट है। अब देखो ऊपर ऑक्सीजन है, नीचे ऑक्सीजन है, बीच में फॉस्फेट है। इन बॉन्ड को, तो दो सुगर अगर पूछा जाए कि डीएनए में दो कॉन्जिक्यूटिव सुगर, आगे वाली और पीछे वाली सुगर, दोनों किस बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं, तो इन बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। तो दो सुगर, दो कॉन्जिक्यूटिव सुगर डीएनए में आपस में किससे जुड़ी होती है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, एक नाइट्रोजन ये है ना, एक क्या है नाइट्रोजन बेस, एक ये है, और दूसरा क्या है, ये दूसरा नाइट्रोजन बेस है। तो डीएनए में ये क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं। तो हमने यही तो कहा कि डीएनए में नाइट्रोजन बेस सिंगल नहीं पाया था, हमेशा नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं। तो एक डीएनए में कितने नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर एक और चीज, ये सुगर नाइट्रोजन बेस पेयर से जुड़ी हुई है, समझते जाएंगे, जहां पे नहीं समझ में आया आप फिर से मेरे से पूछिएगा। सुगर नाइट्रोजन बेस से जुड़ी हुई है, जिस बॉन्ड से जुड़ी हुई है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो डीएनए में दो कॉन्जिक्यूटिव आगे और पीछे वाली सुगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ी होती है, सुगर और नाइट्रोजन बेस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और देखिए ये जो दोनों नाइट्रोजन बेस हैं, नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन। तो दो नाइट्रोजन जो बेस होते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, नाइट्रोजन बेस और सुगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और आगे और पीछे वाली कॉन्जिक्यूटिव जो सुगर्स होती हैं वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। आप बताओ, अभी किसी को कोई डाउट पूछिए। नो सर। ठीक, अब में से किसी ने पूछा था कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या हो। न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है कि जब पेंटोज सुगर, ठीक है, तो पेंटोज सुगर हो गई प्लस फॉस्फेट, तो पेंटोज सुगर और फॉस्फेट मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है ये सुगर हो गई, पेंटोज सुगर, ये फॉस्फेट हो गया, और अगर इसके साथ में नाइट्रोजन बेस मिल जाए तो हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पाए जाते हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, डीएनए इज मेड अप ऑफ 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर। क्यों भाई, एक ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, और दूसरा ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। इस तरह के 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर पाए जाते हैं। अब बताओ क्लियर है, यस सर। किसी को कोई डाउट हो एकदम फ्रैंकली पूछिए, और इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए, इससे ज्यादा डिटेल स्ट्रक्चर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा इसका ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर उतारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लिखना क्या है, ये PO4 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड का ध्यान रखना है, और जस्ट ये बॉन्ड बना लेने। ठीक है, ठीक है, थाइमिन एडेनिन, तो मैंने क्या बोला, ATGC, ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है हमेशा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और थाइमिन और एडेनिन के बीच में हमेशा डबल हाइड्रोजन। सबको क्लियर है भाई, बोलिए। ठीक, चलो तो नोट करो, न्यूक्लिक एसिड्स आर long chain macromolecule. Nucleic acids are long chain macromolecules which are
long chain macromolecules which are made up of end-to-end polymerization of end-to-end polymerization of large number of nucleotides. Full stop. They are of two types. They are of two types. DNA and RNA. They are of two types. DNA and RNA. Full stop. Next point. A DNA is double stranded. A DNA is double stranded. मैं लिख देता हूं. A DNA is double stranded and double helical structure which is made up of 10 nucleotide pairs, which is made up of 10 nucleotide pairs. Full stop. Next point. Each nucleotide is made up of pentose sugar. Each nucleotide is made up of pentose sugar, comma, phosphate and nitrogenous bases. And nitrogenous bases. Next one. The pentose sugar and phosphate. The pentose sugar and phosphate makes the pentose sugar and phosphate makes the backbone of DNA. Pentose sugar and phosphate makes the backbone of DNA. Full stop. इसी में लिखेंगे the pentose sugar is deoxyribose sugar. ये क्या हुआ? ये कौन सी पेंटोस शुगर हो गई? समझिए बात. अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा. तो मैंने आपसे कहा कि यहां पर एक पेंटोस शुगर है जो 5 कार्बन से मिलकर के बनी हुई है. ऑब्वियसली पेंटोस का मतलब यही होता है, 5 कार्बन से मिलकर के बनी हुई. ठीक है, इसमें 5 कार्बन इन्वॉल्व है, CH2OH. अब क्या होता है, नॉर्मली पेंटोस शुगर होती क्या है? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोक्सिल, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोक्सिल, और ये ऊपर भी हाइड्रोजन है. अब यहाँ पर क्या होता है, इस वाले पार्ट से ध्यान दीजिएगा, इस वाले कार्बन से, कहां से? सेकंड वाले कार्बन से एक ऑक्सीजन निकल जाती है. तो ये पेंटोस शुगर थी और पेंटोस शुगर से एक ऑक्सीजन निकल गई. आप क्या बोलोगे? ये कौन सी शुगर है? ये राइबोस शुगर है. कौन सी शुगर है? राइबोस शुगर है. और राइबोस शुगर से एक ऑक्सीजन निकल गई, क्या बोलोगे? डीऑक्सी राइबोस शुगर. बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
बोलो भाई, डीएनए में पेंटोज शुगर पाई जाती है, मतलब वो 5 कार्बन से बनी, उसको हम पेंटोज शुगर बोलते हैं। तो 5 कार्बन से बनी हुई जो पेंटोज शुगर है उसका नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर राइबोज शुगर से एक ऑक्सीजन निकल गया, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोज शुगर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सब लोग बताइए। यस सर। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर बनाओ, ये वाला जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, डीऑक्सीराइबोज शुगर। एच यहाँ पर, एच, यस सर। तो यहाँ पर आप ये रेड करके इंसर्कल कर लीजिएगा, सेकंड वाले कार्बन से एक ऑक्सीजन निकल जाती है। ठीक है, ओके। तो डीएनए का स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया? किसी को कहीं पे भी कोई भी इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप, और फिर से देखिएगा घर में, है ना, ध्यान से बैठ करके आराम से देखिएगा, कूल होकर के, और अगर नहीं समझ में आया तो आप बस नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। ठीक है, तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, वो आरएनए का स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना। तो आरएनए में एक, सिर्फ आरएनए और डीएनए में डिफरेंस क्या है ना, तो मैं बताता हूँ। आरएनए, ये रिमूव कर दूं, जो भी मैंने लिखा हुआ है सब रिमूव कर दूं। यस सर। ठीक, देखो, अब जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए कैसा है, तो नोट करेंगे, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंड। इट मे बी, अब ये 10 न्यूक्लियोटाइड का नहीं बना हो सकता, एक आरएनए में, नोट करेंगे, देयर मे बी thousands of nucleotide, not nucleotide pairs, thousands of nucleotides, there may be thousands of nucleotide in single RNA. In single RNA. Next point. In RNA, nitrogenous base thymine is not found. In RNA, the nitrogenous base thymine is not found. Full stop. इसी में लिखेंगे, in place of thymine, in place of thymine, uracil is found. In place of thymine, in place of thymine, uracil is found. तो देखो, जब हम आरएनए में नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं तो यहां भी आरएनए में भी जो नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं 4 टाइप के पाए जाते हैं, 4 टाइप के। कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया हमारा एडेनिन, चलो एडेनिन डीएनए में भी और आरएनए में दोनों पाया जाता है। दूसरा, थाइमिन की जगह पाया जाता है यूरासिल। साइटोसिन यहां भी पाया जाता है, और एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। तो डीएनए और आरएनए के नाइट्रोजन के बेस में फर्क है। क्या फर्क है? वहां पे पाया जाता है थाइमिन और यहां पाया जाता है साइटोसिन। क्लियर है? एक और डिफरेंस, क्या डिफरेंस नोट करेंगे? द बैकबोन ऑफ डीएनए is made up of pentose sugar. The backbone of DNA is made up of pentose sugar called ribose. तो भाई साहब यहाँ डीऑक्सीराइबोस नहीं पाई जाती, यहाँ पे राइबोस पाई जाती है। अब राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर कैसा होगा जो हमने पढ़ा था, देखो, तो ये पेंटोस शुगर है, तो 5 ऑब्वियसली 5 कार्बन से बनी हुई है। चलिए 5 कार्बन हो गए, ये 5 कार्बन से बनी है, CH2OH। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर HOH और यहाँ पर HOH, यहाँ पर HOH और यहाँ पर H। यहाँ पर ये जो सेकंड वाला कार्बन है यहाँ से ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, तो ये राइबोस शुगर है। इसी शुगर में जब इस सेकंड वाले कार्बन से
ऑक्सीजन निकल जाती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शुगर पाई जाती है। डीएनए में नाइट्रोजन बेस एटीजीसी है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, और यहाँ पर कौन है, एयूजीसी है, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। बोलो क्लियर है? डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल। बोलो भाई, किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। फिर से पढ़िएगा, अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कोई हेजिटेट करने की बात नहीं, आप फिर से पूछिएगा। मे बी आपने पहली बार इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ा और इसी स्ट्रक्चर को रिपीट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसी स्ट्रक्चर को रिपीट करके थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे। तो अगर आज आपको समझ में आ गया तो 12th में आपको जेनेटिक्स बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए, तो मैंने आपको पॉलीसेकेराइड पढ़ा दिया, आप अपनी एनसीईआरटी देखिए जाए। न्यूक्लिक एसिड पढ़ा दिया। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नेचर एंड बॉन्ड लिंकिंग ऑफ, है ना, पॉलीमर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अभी आपको मैंने बताया कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पाए जाते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पाए जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पाए जाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, है ना। और हाँ, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग, है ना, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एंजाइम वगैरह क्या होते हैं, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग। तो डायनेमिक स्टेट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे, एंजाइम्स क्या होते हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ये था डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, ये सब बात आप ध्यान से याद रखिएगा, ये आपसे आपके स्कूल के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से चेक करो और कहीं पे किसी को कोई डाउट हो बताइए। नो सर। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड आपको समझ में आ गया, है ना। टाइप्स ऑफ डीएनए और आरएनए वगैरह अभी आपको जरूरत नहीं है, टाइप्स ऑफ आरएनए जानने। मेटाबोलाइट हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। हेडिंग आप लोग डाल लीजिए मेटाबोलाइट्स और बताया करो कि नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है। चलो आज तो आप लोगों को याद था ना। तो मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं नोट कर लो, मेटाबोलाइट की डेफिनेशन तब तक नोट करो। मेटाबोलाइट्स, अभी टाइम है हमारे। मेटाबोलाइट्स, सर स्पेलिंग लिख दी। अच्छा स्पेलिंग लिख। मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स नोट करेंगे। सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, some of the organic compound like carbohydrate, some of the organic compound like carbohydrate, fat, fat, protein, carbohydrate, fat, protein, nucleic acid, chlorophyll, nucleic acids, chlorophylls are required for the basic metabolic process, are required for the basic metabolic process in plant kingdom. In plant kingdom. Full stop. These organic compound are called, these organic compound are called primary metabolites, called primary metabolites. तो बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी जरूरत प्लांट की लाइफ साइकिल को चलाने के लिए होती है उनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर the number of organic compound, there are
number of organic compound which are not involved, which are not involved in primary metabolic process, and they do not have direct function, and they do not have direct function in the growth and development. They do not have direct function in the growth and development of plant, in the growth and development of plant. These are called secondary metabolite. For example, toxins produced by plant. Rubber, gum, रेजिन. तो टॉक्सिन हो गया, रबर हो गया, गम हो गया, रेजिन हो गया, ये सब क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट. क्या इनका काम है? इनका काम प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करना नहीं है. इनका काम प्लांट की रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस या किसी भी नॉर्मल प्रोसेस को चलाने के लिए नहीं होता. इनका काम होता है डिफेंस करना. तो प्लांट को टॉक्सिन इसलिए पाए जाते हैं ताकि कोई भी हार्बीवोर एनिमल आकर के खा के ना चला जाए, जिससे कि प्लांट की डेथ हो जाए. तो प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए टॉक्सिन रिलीज करते हैं. उनसे रबर निकलता है, रेजिन निकलता है, लैटेक्स निकलता है. तो ये प्लांट के डिफेंसिव मेजर्स होते हैं. तो ये ऐसे प्रोडक्ट जो बाई प्रोडक्ट होते हैं और प्लांट से रिलीज होते हैं, उनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं. और जो डायरेक्टली रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, डायरेक्टली नॉर्मल प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होते हैं, उनको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. क्लियर है? यस सर. ठीक है. तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एंजाइम्स, है ना? तो एंजाइम्स पढ़ेंगे. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. आप एक बार रिवीजन कीजिएगा. हाँ जी बताइए. सर बी डीएनए क्या है? हाँ जी, बी डीएनए. डी डीएनए क्या है? एक्चुअली क्या होता है, ये हम लोग 12th, मैंने बोला ना कि डिटेल में हम लोग 12th में पढ़ेंगे. डीएनए 5 टाइप के पाए जाते हैं. ए डीएनए पाया जाता है, बी डीएनए पाया जाता है, सी डीएनए पाया जाता है, डी डीएनए पाया जाता है और जेड डीएनए पाया जाता है. ठीक है. सबसे ज्यादा जो कॉमन डीएनए जो मैंने आपको पढ़ाया, 99.9% इस अर्थ में पाया जाने वाला जो डीएनए है वो डी डीएनए. ये डबल स्टैंडर्ड, डबल हेलिकल, एंटी पैरेलल और 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का बना होता है. बाकी के जो डीएनए होते हैं इसमें 8 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पाए जाते हैं, इसमें 9 पाए जाते हैं, इसमें 10 पाए जाते हैं, सॉरी इसमें 11 पाए जाते हैं, इसमें 10 पाए जाते हैं और जेड डीएनए में 12 पाए जाते हैं. हाँ जी सर ये किस बेसिस पे डिफरेंशिएट होते हैं? ये डीएनए किस बेसिस पे बताया ना, इनमें कॉम्पोजिशन अलग अलग है. देखो ना, किसी में 8 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है, किसी में 10 है, किसी में 9 है, किसी में 11 है, किसी में 12. शेप अलग है. ये सब राइट हैंडेड है, ये लेफ्ट हैंडेड डीएनए है. तो शेप अलग है, न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर अलग हैं, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज अलग है, मेल्टिंग पॉइंट अलग है. तो इस बेसिस पे हमने डीएनए को कैटेगराइज किया. लेकिन ये नेचुरली एनिमल्स और प्लांट में ये डीएनए नहीं पाए जाते. ये डीएनए वायरसेस में पाए जाते हैं. ठीक है, मेनली. तो डीएनए को हमने न्यूक्लियोटाइड के नंबर पे और बेसिस पे ऐसे कैटेगराइज किया हुआ है. जेड डीएनए जेड शेप का दिखता है, इसलिए उसको जेड डीएनए बोलते हैं. ये डबल हेलिकल भी नहीं है. ठीक है. सर लेफ्ट एंड राइट डीएनए क्या है? आप सिंपल सी बात है, आपने किसी चीज को लिया, मैंने किसी चीज को लिया, मैंने उसको सिंपल, ये मेरे पास बोतल है, मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ, है ना? तो एंटी क्लॉकवाइज घूम गई. तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती मतलब क्या? लेफ्ट साइड है. तो लेफ्ट साइड घूमी हुई है मतलब क्या हुआ? तो हम इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड डीएनए. ये राइट साइड घूम गई, ऐसे मैंने कस दिया, राइट साइड घूम गई, तो मैं इसको राइट हैंडेड डीएनए बोलूंगा. ऐसा होता है. तो जो हेलिक्स होती है, अगर वो लेफ्ट साइड घूमी हुई है तो लेफ्ट हैंडेड डीएनए बोलेंगे, राइट साइड घूमी हुई राइट हैंडेड डीएनए बोलेंगे. क्लियर भाई सबको? यस. ठीक है. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.
और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, एंजाइम्स पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट। चलिए बाय।